कक्षा 12वीं भौतिकी। मैं आर एस प्रसाद सर आज आप लोगों को तरंग प्रकाशिकी पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका भाग एक प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ। सबसे पहले प्रकाशिकी के बारे में जानना चाहते हैं, ये प्रकाशिकी वास्तव में है क्या चीज। तो प्रकाश की वह शाखा है ये जिसमें हम अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा एवं उसमें घटित संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब जो भी घटनाएं इसमें घटती हैं ऊर्जा से संबंधित, प्रकाश ऊर्जा से, उन सबको हम कहते हैं प्रकाशिकी में अध्ययन करते हैं। तो प्रकाशिकी को जो है दो शाखाओं में बांटा गया है। नंबर एक है आपका तरंग प्रकाशिकी और नंबर दो है किरण प्रकाशिकी। तो पहले हम तरंग प्रकाशिकी के बारे में जानते हैं, क्या चीज है ये। इसके अंतर्गत प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर प्रकाश संबंधी घटनाओं यानी तरंग प्रकृति है का अध्ययन किया जाता है। तरंग प्रकृति, ये ध्यान रखना, इसमें जो ये मेन शब्द है वो तरंग प्रकृति है। इसके आधार पर हम प्रकाश संबंधी घटनाओं का अध्ययन करते हैं। दूसरा है किरण प्रकाशिकी। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रकाश किरण से मिलकर के बना होता है। ये किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं और इस आधार पर प्रकाश संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। किरण की प्रकाशिकी को ज्यामितीय प्रकाशिकी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं, प्रकाशिकी चलते हैं। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है ये जाना, नेचर ऑफ लाइट क्या होती है। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में, प्रकाश की प्रकृति के संबंध में समय समय पर विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे, जिसमें से जो मुख्य सिद्धांत है वो आपके सामने दिए गए हैं। तो दो सिद्धांत यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, जो न्यूटन की कणिका का सिद्धांत के रूप में लिया गया, और दूसरा सिद्धांत जो है वो हाइगन का त्वरक सिद्धांत था। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के रूप में ये कहा कि प्रकाश जो है वो कणिकाओं के रूप में चलता है। तो काफी कुछ चीजें इन्होंने अपनी बात करके अपनी बातों को स्पष्ट करने की भी कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं रह पाए। ये अधिकतर कणों पे सिद्धांत था। इसके बाद हाइगन साहब आए, इन्होंने जो है तरंग सिद्धांत के रूप में प्रकाश का चलना सिद्ध करके दिखाया और उसके आधार पर कई सारी चीजें समझाएंगे। चलते हैं एक एक चीजों को देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत देखते हैं। क्या है ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत और कैसे दिया था न्यूटन। वैसे तो न्यूटन वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ये हर क्षेत्र में छाया रहता है, फिर भी इसके बारे में जानिए क्या है ये। तो सर आइजक न्यूटन नाम है इनका, ने प्रकाश संचरण से संबंधित कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इस प्रतिपादन में क्या हुआ, इसके अनुसार देखो क्या क्या चीज है। नंबर एक, प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के द्रव्यमान लगभग शून्य कण निकलते रहते हैं और इन कणों को क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं, करप्शंस कहते हैं इसको। चलिए नंबर दो क्या है, ये कणिका समांगी यानी होमोजेनियस माध्यम में सरल रेखा में निश्चित वेग से चलती हैं। माध्यम के बदलने से इन कणिकाओं का वेग भी बदल जाता है। चलिए नंबर तीन क्या है, विभिन्न रंगों का बोध कणिकाओं के विभिन्न आकार के कारण होता है, यानी अलग अलग रंग की कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है। नंबर यह हमें प्रकाश का आभास कणिकाओं के रेटिना से टकराकर रेटिना को ऊर्जा संप्रेषित करने के कारण होता है। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश संबंधित विभिन्न घटनाओं की व्याख्या निम्नानुसार की। तो पहले ये देखो, नंबर एक प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज की ऊर्जा के बारे में बताया। कणिकाएं तीव्र वेग से चलती हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा होती है और किसी प्रकाश पुंज की ऊर्जा इन्हीं कणिकाओं की गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नंबर दो क्या है, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन। सीधी रेखा में चलता है, कैसे है। न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार जब वस्तु गतिशील है तो वह उसी दिशा में उसी वेग से गतिशील रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। क्योंकि कणिकाओं का द्रव्यमान नगण्य होता है, अतः उन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः कणिकाएं क्या होती हैं, सरल रेखा में ही गमन करती हैं। नंबर तीन, प्रकाश का परावर्तन। इसकी व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने यह माना कि जब कोई कणिका परावर्तित पृष्ठ के समीप पहुंचती है तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये प्रतिकर्षण क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रतिकर्षण क्षेत्र दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे ही ये किरण आ रही है वी वेग से आ रही है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, वी वेग से आ रही है, ये आपतन कोण आई बनाया हुआ है यहाँ पर। और इसके जो घटक लेंगे तो ये वी साइन थीटा करके, यानी वी साइन आई हो जाएगा, आई आपतन कोण हो गया, ले लिया गया। और वी कॉस जो है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है आपका, वी कॉस आई जो ये दिखाई दे रहा है, ये वाला घटक, ये दो अलग घटक लगे। ऐसे यहाँ पर ये परावर्तित होकर के जा रही, तो माध्यम को पार करते हुए जा रही है, तो यहाँ पर वी कॉस आर, आर क्या है, ये अपवर्तित किरण के लिए दिया गया है, तो आर कोण बना रही है और वी साइन आर इधर की तरफ आ जाएगा।
तो ये परावर्तक पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन समझाया गया यहाँ पे। अब यहाँ पूरी व्याख्या करनी चालू करिए। जब कणिका परावर्तक पृष्ठ के प्रतिकर्षण क्षेत्र में पहुंचती है तो उसके वेग को पृष्ठ के अभिलंबवत व समांतर घटकों में वियोजित किया जाता है। प्रतिकर्षण का समांतर घटक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यों ज्यों कणिका परावर्तित पृष्ठ के पास पहुंचती है, प्रतिकर्षण बल के कारण अभिलंब घटक का मान कम होने लगता है तथा कणिका अभिलंब से दूर हटकर चलने लगती है। जैसे ही कणिका परावर्तित पृष्ठ को स्पर्श करती है, अभिलंब घटक का मान शून्य हो जाता है। चूंकि कणिका पर प्रतिकर्षण बल अब भी लग रहा है, अतः अभिलंब घटक की दिशा उलट जाती है। अतः अब कणिका अभिलंब की ओर झुककर चलने लगती है और ज्यों ज्यों कणिका परावर्तित पृष्ठ से दूर हटती है, अभिलंब घटक का मान बढ़ने लगता है। प्रतिकर्षण क्षेत्र की ऊपरी सीमा पर अभिलंब घटक का मान प्रतिकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते समय के मान के बराबर हो जाता है। अतः प्रतिकर्षण क्षेत्र के बाहर कणिका पुनः उसी वेग से सीधी रेखा में चलने लगती है। ऐसा कुछ न्यूटन साहब ने कहा था। चित्र में आपको दिखाई दिया है, उसी चित्र में बात कर रहे हैं इसी की। इसमें पी क्यू परावर्तक पृष्ठ है और पी क्यू पी डैश क्यू प्रतिकर्षण क्षेत्र जो मैंने दिखाया था अभी ब्रैकेट लगा करके। ए बी आपतित किरण थी, सी डी परावर्तित किरण थी और किरण का आई आपतन कोण है, आर परावर्तन कोण है, वी कणिका का वेग है। तो बिंदु बी पर वी का विलंब घटक वी कॉस आई, समांतर घटक वी साइन आई, जबकि अभिलंब सी पर घटक वी कॉस आर तथा समांतर घटक वी साइन आर है। बिंदु बी से सी पर अभिलंब घटक तथा समांतर घटक परस्पर बराबर हैं। तो वी कॉस आई बराबर वी कॉस आर हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, वी साइन आई बराबर वी साइन आर हो जाएगा। तो वी और ये साइन कट जाएंगे तो केवल आई बराबर आर बच जाएगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। अर्थात क्या हुआ, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कागज के तल ही में, यही परावर्तन के नियम की व्याख्या हो जाती है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कणिका के सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने परावर्तन की व्याख्या सफल रूप से करी। चलिए अब अगला देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको कैसे इसने सफल किया। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी व्याख्या करने के लिए न्यूटन ने यह माना कि अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत प्रतिकर्षण बल का मान इतना कम होता है कि वह कणिका के वेग के अभिलंब घटक को शून्य नहीं कर पाता है। जब कोई कणिका सघन माध्यम से अपवर्तक पृष्ठ के प्रतिकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसके वेग के समांतर जो घटक होता है उस पर प्रतिकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ज्यों ज्यों कणिका अपवर्तक पृष्ठ के समीप पहुंच जाती है, उसके वेग के अभिलंब घटक का मान कम होने लगता है। अतः कणिका अभिलंब से दूर हटने लगती है। अपवर्तक पृष्ठ का अभिलंब घटक का मान शून्य नहीं हो पाता, अतः कणिका दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। जब कणिका प्रतिकर्षण क्षेत्र की सीमा पर पहुंचती है तो उसके वेग के समांतर घटक का मान उतना ही बना रहता है, जबकि अभिलंब घटक का मान प्रतिकर्षण सीमा में प्रवेश करते समय के मान से कम होता है। अतः प्रतिकर्षण क्षेत्र के बाहर दूसरे माध्यम में कणिका का भिन्न वेग से चलने लगती है, यानी उसका वेग बदल जाता है। ये आपको दिखाया हुआ, यहाँ पर वेग v1 है, देखो यहाँ, और यहाँ पर वेग इसका v2 हो जाता है। यही इन्होंने समझाया हुआ है। यहाँ पर वेग v आ रहा था तो v के घटक इन्होंने लिया, ये v इधर को चलता हुआ दिखाई दे रहा, और यहां से ये कोण का घटक जो ले लिया, ऊपर ये v1 साइन वाला हो गया आई, और ये v1 कॉस आई वाला हो गया। इधर जो है अपवर्तन कोण आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कोण अपवर्तन कोण दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए ये आपका v2 साइन आर आ जाएगा, ये वाला घटक, और ये वाला घटक जो है v2 कॉस आर हो जाएगा। तो इन्हीं घटकों को लेकर के चलते हैं न्यूटन साहब। इसके बाद देखो चित्र का मैंने वर्णन बता ही दिया आपको। इसमें पी क्यू अपवर्तक पृष्ठ, पी क्यू डैश और पी डैश क्यू डैश, पी डैश डबल डैश क्यू डैश, प्रतिकर्षण क्षेत्र ए बी आपतित किरण, सी डी अपवर्तित किरण, आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। पहले माध्यम में कणिका का वेग v1 तथा दूसरे माध्यम में वेग v2 है। अब क्या करते हैं, बिंदु P पर कणिका का वेग समांतर घटक v1 साइन आई तथा अभिलंब घटक v1 कॉस आई, जबकि C के समांतर घटक v2 साइन आर तथा अभिलंब घटक v2 कॉस आर है। बिंदु B और C पर समांतर घटक समान है, तो ये समांतर घटक हमने समान कर दिए। v1 है ये, v1 साइन आई बराबर v2 साइन आर हो जाएगा। अब साइन आई बटे साइन आर का मान निकाल लेंगे इसे, तो v2 बटे v1, और ये नियतांक हो जाएगा।
और यही स्नेल का नियम है। तो क्या हो गया, ये स्नेल ने क्या कहा था, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये अपवर्तनांक होता है माध्यम का। चलिए, चित्र से स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब कागज के तल में ये ही अपवर्तन के नियम है। यही दो नियम दिए हुए थे, ये पहले नियम में आता है स्नेल वाला और ये दूसरे नियम में आता है, यही दोनों नियम दिए हुए हैं। तो ये अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या न्यूटन साहब ने बिल्कुल सफल करी है। अब थोड़ा सा इसके फेल होने के कारण देखते हैं, ये क्यों सिद्धांत अमान्य हो गया। न्यूटन के कणिका सिद्धांत की अमान्यता का कारण, न्यूटन के द्वारा यानी किसी अच्छे साइंटिस्ट के द्वारा कोई चीज दी जा रही है तो उसका अगर फेल होता है तो ये इतिहास में बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती, अर्थात इनको समझाना बहुत मुश्किल है। दूसरा है, इस सिद्धांत के अनुसार सघन माध्यम में प्रवेश का वेग विरल माध्यम में प्रवेश के वेग से अधिक होता है, जो प्रयोगों से प्राप्त परिणाम में सर्वथा विपरीत है, क्योंकि सघन माध्यम में वेग अलग होता है और विरल माध्यम में अलग होता है। तो ये जो वेग अधिक बताया जा रहा है, वेग अधिक नहीं होता, इसका उल्टा होता है। चलिए नंबर 3 देखिए, प्रकाश स्रोत से निरंतर असंख्य कणिकाएं निकलती रहती हैं। जब कणिका निकलेंगी तो उसका द्रव्यमान भी कम होना चाहिए, अतः प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान कम होना चाहिए, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं होता है। नंबर 4 क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वेग को प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए, किंतु वास्तव में प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप से स्वतंत्र होता है। नंबर 5 देखिए, प्रकाश के परावर्तन एवं सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए यह माना गया था कि पृष्ठ के अभिलंबवत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जबकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए यह माना गया था कि पृष्ठ के अभिलंबवत आकर्षण बल कार्य करता है। ये परिकल्पनाएं जो हैं परस्पर विपरीत हैं, अतः इनका कोई सैद्धांतिक आधार प्रतीत नहीं होता है। यही सभी कारण हैं जिसके कारण न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो अमान्य कर दिया गया। लेकिन फिर भी बच्चों, आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि हो सकता है इसकी विचारधारा लेकर के कोई नया तथ्य आप लोगों के सामने आ जाए। चलिए देखते हैं क्या है ये, हाइगन साहब ने क्या सिद्धांत दिया था, ये भी देखते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये काफी कुछ सफल रहा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में बच्चों। हाइगन का तरक सिद्धांत तो निश्चित ही समझना आपसे पूछा जाएगा, भले कुछ और ना पूछा जाए। चलिए देखते हैं, इनका नाम जो है क्रिश्चियन हाइगन है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश के संचरण के संबंध में अपना नियम दिया था जो कि निम्नलिखित। नंबर 1, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, पहला, वहां कणिका कहा गया था न्यूटन के द्वारा, और यहाँ प्रकाश तरंगों के रूप में चल रहा। नंबर 2 क्या है, ये तरंगें सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हैं, तथा जब ये किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचती हैं तो हमें वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। नंबर 3 क्या था, संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त होता है, ये ईथर को व्याप्त माध्यम माना गया है, इसी माध्यम में से होकर तरंगे चलती हैं। नंबर 4, ईथर भारहीन तथा समांगी होता है, इसका घनत्व तो बहुत ही कम तथा प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है। नंबर 5, विभिन्न रंगों का आभास तरंगदैर्ध्य में अंतर होने के कारण होता है। नंबर 6, प्रारंभ में प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य माना गया था, किंतु बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इसे अनुप्रस्थ भी माना गया। तो ये दोनों तरह से लिया गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तरंगाग्र को कैसे लिया है इन्होंने, तरंगाग्र की परिभाषा देनी चालू करी है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकल करके प्रकाश तरंगे समांगी माध्यम में ईथर के चारों ओर फैल जाती हैं और ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। इसी क्षण पर प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ईथर के सभी कण समान कला में होते हैं। अब देखो क्या होता है, किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। जैसे यहां से बिंदु स्रोत है, ये बिंदु स्रोत से ये जो है प्रकाश किरण चल रही है तो तरंग के रूप में चल रही है, तो यहां पर जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये आपको दिखाई दे रही जगह, यहाँ पर इनके कण के जो है कला समान होती है, तो यहाँ पर ये तरंगाग्र कहलाता है। ये ए बी जो है तरंगाग्र हो गया, तो यही इसमें बताया गया। जैसे जैसे तरंग को आगे बढ़ जाती है तो तरंगाग्र भी आगे बढ़ता जाता है। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई प्रकाश की किरणें
उनको प्रदर्शित करती हैं और इन किरणों के अनुदिश ही ऊर्जा संचरित होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, एस प्रकाश का स्रोत हो गया और ए बी तरंगाग्र हो गया। एस डी, एस सी और एस ई किरणें हैं। किरणों को तरंग अभिलंब भी कहते हैं। ये चूंकि लंब होती हैं, इस तल पर लंबवत होती हैं। तरंगाग्र के प्रकार दिए गए हैं। तरंगाग्र जो है आपका कई प्रकार का दिया गया है। नंबर 1 है गोलाकार तरंगाग्र, नंबर 2 वृत्तीय तरंगाग्र, नंबर 3 बेलनाकार और नंबर 4 जो है वो समतल तरंगाग्र है। चलिए देखते हैं सबसे पहले गोलाकार तरंगाग्र क्या है। जब प्रकाश स्रोत जो है एक बिंदु की तरह हो, यानी बिंदु के समान हो, तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है वह गोलाकार तरंगाग्र होता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एस स्रोत है और इसके बाहर जो बन रहा है वो गोलाकार तरंगाग्र है। चित्र में दिया हुआ है एस एक बिंदु स्रोत प्रकाश स्रोत है। इससे R1 दूरी पे तरंगाग्र A1 B1 तथा R2 दूरी पे तरंगाग्र A2 B2 प्रदर्शित किए गए हैं। यह तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र है। किरणों की दिशाएं तरंगाग्र के लंबवत हैं। देखो यहाँ पर जो भी किरण है वो यहाँ ये कोण 90 अंश का कोण बना रही है। यहाँ पर ये कोण क्या है, 90 अंश का बन रहा है। ये आपको स्रोत जो दिखाई दे रहा है ये बिंदु प्रकाश स्रोत है। इसको हम कहते हैं बिंदु प्रकाश स्रोत। एस को बिंदु प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यहां से जो प्रकाश की किरणें जो चलना चालू हो रही हैं और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये तल जो है इनका ये तरंगाग्र वाला दिखाई दे रहा है A1 B1, ये यहां से दिखाई देता हुआ चल रहा है और ये यहां तक का है, ये इस तरह से जा रहा है। और इससे आगे जाकर के फिर ये A2 B2 वाला तरंगाग्र बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको। और किरण बिल्कुल सीधी निकलती चली जाती है। तो ये कोण जो दिखाई दे रहा है ये 90 अंश का कोण बनता है। यहाँ पर भी ये कोण दिखाई दे रहे हैं, ये 90 अंश के कोण बनते हैं। अब आता है वृत्तीय तरंगाग्र क्या होता है। जब प्रकाश स्रोत बिंदु के आकार का होता है, तरंग एक समतल में चलती है, तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे वृत्तीय तरंगाग्र कहते हैं। नंबर 3 देखिए, बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है, चित्र में दिखाया हुआ है देखो। यदि प्रकाश स्रोत के लंब रेखावत हो तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ये आपका ये बेलन टाइप का दिखाई दिया कि छड़ के टाइप दिखाई दिया प्रकाश स्रोत। यहाँ जो प्रकाश चले इसमें जो तरंगाग्र बनता है वो सारा का सारा बेलनाकार होता है। चित्र में दिखाई दिया है S1 एवं रेखावत स्रोत है तथा इससे R1 R2 की दूरी पर दो बेलनाकार तरंगाग्र A1 B1 और A2 B2 बनते हैं। चलिए समतल तरंगाग्र देख लीजिए। प्रकाश स्रोत जब अनंत से आर होता है तब ये बनता है। प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या रेखावत हो, उसके असीमित अर्थात अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगाग्र के एक भाग को समतल माना जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत की असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाता है। जैसा कि चित्र A1 B1 और A2 B2 यहाँ दिया हुआ है। A1 B1 है यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा A1 B1 और दूसरा जो है ये A2 और ये B2 दिया हुआ है। अब हाइगन तरंगांक का सिद्धांत लेते हैं। हाइगन द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। अब इसने क्या कहा है सब कुछ जानना पड़ेगा आपको फिर से। तो माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग का आगे बढ़ना समझने के लिए क्या करा, हाइगन ने द्वितीयक तरंगाओं का सहारा लिया, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके द्वारा ज्यामितीय विधि से यह ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर तरंगाग्र की स्थिति कहां पर होगी। चलिए नंबर 1 देखिए क्या है। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है, यानी जो तरंग जहां से बन रही है वो स्रोत का भी काम करता है। जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। नंबर 1, द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। नंबर 3, किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं का बाहर की ओर खींचा गया अनुलंब अर्थात उन्हें स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब यहां दिखाया हुआ कैसे खींचा गया है। तो मान लो S एक बिंदु स्रोत है, प्रकाश स्रोत, ये दिया हुआ यहाँ पे प्रकाश स्रोत S, और AB किसी क्षण पर उससे उत्पन्न गोलाकार तरंगाग्र का एक भाग है। ये AB आपको दिखाई दे रहा है, ये A है और ये B है, ये पूरा गोलाकार दिखाई जो दिखा था ये AB है। T समय पश्चात तरंगाग्र इस तरंगाग्र की स्थिति क्या होगी यह ज्ञात करना है। हाइगन के अनुसार AB तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु स्रोत की भांति कार्य करेगा। अतः इस तरंगाग्र AB पर कुछ बिंदु P1 P2 P3 P4 ले लेते हैं।
इन बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिकाओं के द्वारा t बराबर समय में चली गई दूरी, t समय में चली गई दूरी v इंटू टी, यानी कि 4 गुना समय हो जाएगा। तो ये देखना, ये गोलाकार था आपका तरंगाग्र और ये आपका समतल तरंगाग्र चलता हुआ जा रहा है। अब इस तरंगाग्र का जो है पूरा वर्णन किया जा रहा है, देखते हैं वर्णन कैसे किया गया है। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पे, जहां v तरंगिकाओं अर्थात तरंग का वेग है, अतः P1, P2, P3, P4 को केंद्र मान करके vt दूरी लेकर के त्रिज्या से गोले खींचते हैं और इन गोलों पर बाहर की ओर जो खींचा गया एनवलप या आवरण A1 B1 नवीन तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। यह नवीन तरंगाग्र भी गोला होगा, गोलाकार होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और बी में समतल तरंगाग्र का बनना प्रदर्शित किया गया है। पूर्ववर्ती तरंगाग्र ए बी व द्वितीय तनिकिकाओं जनक बिंदु P1, P2, P3, P4 लिए गए हैं तथा नवीन तरंगाग्र A1 B1 का बनना प्रदर्शित किया गया है। ध्यान रहे, एक और एनवलप CD का निर्माण होता है तो किंतु किरणों के बढ़ाने की विपरीत दिशा में, अतः इन्हें तरंगाग्र नहीं कहा जा सकता है। चलिए देखते हैं अगले पृष्ठ पे, ये आपको तरंगाग्र दिखाया है। तो हाइगन के तरंग सिद्धांत के अनुसार परावर्तन की व्याख्या हम करके दिखाते हैं, कैसे तरंग की परावर्तन के नियम की व्याख्या करेंगे। तो मान लिया हमने एक्स वाई एक परावर्ती पृष्ठ है, ये वाला एक्स वाई, ये एक्स वाई परावर्ती पृष्ठ है और इस पर जो है ए बी तिरछा आपतित हो रहा है तरंगाग्र। ये आपका ए बी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ए और बी ऊपर है, ये बी है, नीचे ए है। ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित हो रहा है। तो जैसे बी B1 पे पहुंचता है वैसे A1 पे पहुंच जाता है यहाँ पर। तो यही ले रहे हैं, समतल तरंगाग्र ABC से चलकर आपतित होता है और PA पर आपतित किरण है, ये PA देखो यहाँ से आपतित किरण ये दिखाई दी गई है और फिर यहाँ टकरा करके वापस चला जा रहा है, ये परावर्तित किरण हो गई है, इस पे एक अभिलंब खींचा हुआ है। मान लेते हैं t बराबर 0 पर तरंगाग्र AB परावर्तित पृष्ठ XY के बिंदु A पर स्पर्श करता है, तब AN लंब खींचो तथा PAN आई आपतन कोण बताया गया इसमें। तरंगाग्र AB का प्रत्येक बिंदु परावर्तित पृष्ठ XY को स्पर्श किया जाएगा, अतः सबसे अंत में क्या होगा, B बिंदु पृष्ठ को B1 पर स्पर्श कर लेगा। मानो B को B1 तक लाने में t समय लगता है, तो समय t बराबर 0, ये मानते हैं t बराबर 0 पर AB पृष्ठ XY को बिंदु A पर स्पर्श कर देता है। बिंदु A से पृष्ठ X पर AN लंब खींचते हैं और PAN जो आई आपतन कोण हो गया। तरंगाग्र AB का प्रत्येक बिंदु क्रमशः परावर्तित पृष्ठ XY को स्पर्श करता जाएगा, जबकि अंत में बिंदु B पृष्ठ को B1 पर स्पर्श करेगा। माना बिंदु B को B1 तक आने में t समय लगता है, तब B1 बराबर कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर वेग गुणा समय से। यदि तरंगाग्र के मार्ग में परावर्तित पृष्ठ XY नहीं होता तो हाइगन के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र की स्थिति A1 B1 होती, तब A1 A2 बराबर A1 A बराबर क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा, दूरी गुणा समय। परावर्तित पृष्ठ की उपस्थिति के कारण जैसे ही तरंगाग्र पृष्ठ के बिंदु A को स्पर्श करता है, उसी बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हो जाती है। t समय में Q तथा CT दूरी तय कर लेती है। तो बिंदु A को केंद्र मान करके त्रिज्या C से एक गोला खींच लेते हैं, जो बिंदु B1 से इन गोलों पर स्पर्श कर तल B1Q बना लेता है। इस गोले को बिंदु Q पर स्पर्श करता है तथा B1Q परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करेगा। चलिए देखते हैं परावर्तित तरंगाग्र की तरफ अब। तो परावर्तित तरंगाग्र का परीक्षण कैसे करते हैं। B1Q परावर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। इसके परीक्षण के लिए तरंगाग्र AB पर बिंदु C लो तथा B1 B2 के समांतर C1 C2 C1 रेखा खींचो और XY को बिंदु D पर काटती है। बिंदु D से B1Q के लंबवत एक रेखा D1 खींचो। ये मैंने चित्र में दिखाया था आप लोगों को, चित्र कुछ ऐसा ही था। तो चलिए आगे देखते हैं, ये त्रिभुज आपको देखना है, कौन कौन से त्रिभुज लिए गए हैं एक बार देख लेते हैं जरा फिर से।
ये चित्र आपको पुनः फिर से दिखाई दे रहा है। तो इसमें यही दो त्रिभुज हमें समरूप लेने हैं। एक तो पहला है B1AQ, ये आपका देखिए B1AQ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका B1 पॉइंट है यहाँ पे, और A पॉइंट यहाँ पर है, और Q पॉइंट हमारा यहाँ पर है। और दूसरा त्रिभुज है B1DD1, देखिए B1 कहाँ पर है, ये B1 है, D है और D1, ये आपको दिखाई दे रहा है, BDD1 दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें हमें लेना है, और इसी में ये समरूप होने की वजह से जो है AQ बटे DD1 है और AB1 बटे DD1 है। तो ये आपको समरूप में भुजाओं का अनुपात स्थिर रखा गया है। अब इसी प्रकार जो है ये दूसरा त्रिभुज भी ले लिया गया है, B1AA1, और त्रिभुज कौन सा, B1DC1 समरूप है, इसमें भी भुजाओं का अनुपात ले लिया गया, A1B1 बटे DB1 बराबर A1 बटे DC1। अब ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों में जरा ध्यान से देखो, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AQ बटे DD1 इक्वल टू AA1 अपॉन DC1। तो ऊपर वाले का मान तो CT हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। C जो है प्रकाश की चाल है, ये ध्यान रखना, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4C है और समय T है, तो ये CT दिया गया है। CT कट जाएगा, DD1 बराबर DC1 आ जाएगा। तो ये जो है आपका ये दिखाई दे रहा, DD1 बराबर DC1 हो जाएगा, यानी बिंदु D से निकलने वाली द्वितीयक तनयिकाओं की त्रिज्या दी हुई है। अतः बिंदु D से निकलने वाली द्वितीयक तनयिकाओं B1Q को स्पर्श करेगी, और यह AB1 के मध्य प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। अतः B1Q परावर्तित तरंगाग्र हो गया। परावर्तन के नियमों की स्थापना करने के लिए लिया हुआ है, पूरा का पूरा वही सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। AQ परावर्तित तरंगाग्र B1Q के लंबवत है, अतः AQ परावर्तित किरण होगी। इस प्रकार कोण जो है QANR हो जाएगा, जो परावर्तन कोण होता है, और ऐसी आपतन कोण I जो लिया हुआ है, ये कोण PAN 90 माइनस घटा देंगे इसमें से, ये कोण B1 आ जाएगा। इसी प्रकार प्रवर्तन कोण ले रखा हमने, कोण QAN, ये 90 माइनस QAB1 आ जाएगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, AB1Q के बराबर हो जाएगा। अब साइन आई ले लेते हैं, साइन आई बराबर हो जाएगा BB1 अपॉन AB1। तो BB1 का मान CT, दूरी बराबर 4 गुना समय से है, और ये AB1 ही रहेगा, ये आपको दिखाई देता, BB1 इक्वल टू 4 गुना समय यानी C इंटू T1। तो CT बराबर हो जाएगा AB1 साइन आई। इसी प्रकार साइन आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ बटे AB1 हो जाएगा, CT बटे AB1। तो CT का मान यहां भी आ जाएगा। तो ये समीकरण नंबर ये और एक ये दोनों को हम बराबर कर देते हैं। बराबर करते ही क्या हो जाएगा, AB1 कट जाएगा इसमें, फिर से ये आपका AB1 कट जाएगा, साइन साइन भी कट जाएगा, तो I बराबर R हो जाएगा, और यही परावर्तन का नियम है। अतः आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा क्या था, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कागज के तल में स्थित है। यही परावर्तन के नियम है, जिसकी कि सत्यापन हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं हाइगन का नंबर 2। हाइगन के तरंग सिद्धांत के द्वारा अपवर्तन की व्याख्या कैसे गई। दोनों में से ध्यान रखना बच्चों, एक जरूर आएगा, अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए आए चाहे परावर्तन की व्याख्या करने के लिए आए, दोनों में से एक जरूर आता है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। मान लिया इसमें भी हमने माना XY एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये XY दिखाई दे रहा आपको, ये रहा X और Y, ये अपवर्तक पृष्ठ है, और इस पे माध्यम 1 और माध्यम 2 है। माध्यम 1 ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, माध्यम 2 नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। को पृथक करता है AB एक तरंगाग्र समतल आपतित होता है, जो कि पहले माध्यम में C1 वेग से चलता है और आपतित होता है। PA एक आपतित किरण है, ये PA आपतित किरण है जो अपवर्तित होकर के AA1 पे पहुंच जा रही है। तो जैसे जैसे प्रकाश किरण P से लेकर के ये A1 तक पहुंचता है या Q तक पहुंचता है, तब तक प्रकाश किरण ये B1 तक पहुंच जाती है, और इस तरह से ये पूरा प्रक्रम एक साथ जो है तरंगाग्र तिरछा आपतित होकर के B1Q पे पहुंचता है। AB तरंगाग्र जो है B1Q पे पहुंचता है जाकर के। चलते हैं अब इसके आगे देखते हैं, इनके त्रिभुजों को फिर से लेके चलेंगे और इसमें सिद्ध करना चालू करेंगे। तो मान लेते हैं फिर वही T बराबर 0 तरंगाग्र AB XY को बिंदु A पे स्पर्श करता है, A से पृष्ठ XY AN पर लंब खींच लेते हैं, कोण PANI है। आपतन कोण तरंगाग्र AB का प्रत्येक बिंदु क्रमशः अपवर्तक पृष्ठ XY को स्पर्श करता जाएगा।
और सबसे अंत में बिंदु बी पृष्ठ को B1 पर स्पर्श करेगा। मान लो बी को बिंदु B1 तक आने में जो लगा समय है वो t है, और तब B1 बराबर CT हो जाएगा। C1t यानी चाल है तरंग की, उसकी प्रकाश की चाल एक तरह से C1t। तो तरंगाग्र के मार्ग में XY प्रश्न नहीं होता है, तो हाइगन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तरंगाग्र की स्थिति A1 B1 होती है। स्पष्ट है, A1 बराबर B1 बराबर C1t हो जाएगा। ये दूरी बराबर है 4 गुना समय लिया गया। अब अपवर्तक पृष्ठ के लिए क्या कहा गया, इसकी उपस्थिति के कारण माध्यम की तरंगाग्र जो है बिंदु A को स्पर्श करता है। बिंदु B से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं जो माध्यम सेकंड में C2 वेग से चलती है। t समय में यह तरंगिकाएं माध्यम में AQ दूरी चलेंगी, तो दूरी बराबर 4 गुना समय C2 इंटू टी हो जाएगा। कितनी दूरी तय कर लेंगे, A को केंद्र मान करके AQ निकालेंगे, C2t हो जाएगा। ये C2 बटे C1 A1 हो जाएगा। त्रिज्या का एक गोला खींचो तथा बिंदु B1 से इस गोले पे स्पर्श तल B1Q खींचो जो इस गोले को Q पे स्पर्श करता है, तब B1Q अपवर्तित तरंगाग्र होगा। ये मैंने पीछे बता दिया था अपवर्तित तरंगाग्र। ये चित्र फिर से वही दिखाई दे रहा है, यानी मैंने पहले बताया था ए भी तरंगाग्र है और इसका जो B1Q होगा वो अपवर्तित तरंगाग्र होगा। अब इसमें फिर से ये त्रिभुज लेना है, त्रिभुज B1AQ। कहाँ है त्रिभुज, ये देखो त्रिभुज B1 और ये A है और Q यहाँ पर दिया हुआ, तो ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। और कौन सा है त्रिभुज, त्रिभुज देख लो, ये B1D D1 है, B1D D1, B1 देख लेते हैं जरा, B1 ये है, D है और D1 है। ये आपको छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये जरा सा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूपता का नियम लगा दिया, तो AQ बटे DD1 बराबर AB1 बटे DB1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेते हैं B1A A1 तथा त्रिभुज B1D C1 ले लेते हैं। ये भी समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात ले लिया AB1 अपॉन DB1 बराबर AA1 अपॉन DC1। ये समीकरण नंबर 2 हो गए। समीकरण 1 और 2 से लिया तो AQ बटे DD1 बराबर AA1 बटे DC1 हो जाएगा। ऊपर वाले का मान C2t है, ऊपर नीचे वाले का मान C1t है। तो ध्यान रखना AQ कितना है, ये C2t है और AA1 ये C1t है। दोनों मान रख दिए गए, तो t से तो t कट जाएगा, बाकी जो है D1 का मान C2 बटे C1 और DC1 आ जाएगा। अब क्या होगा, स्पष्ट क्या हुआ, DD1 बिंदु D के माध्यम सेकंड में चलने वाली तरंगिकाओं की त्रिज्या है, अतः D से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं B1Q को स्पर्श करेगी। यह A B1 के बीच प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य होगा, अतः B1Q अपवर्तित तरंगाग्र है। चलिए यहां देखते हैं, अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करनी है। अब उसी को फिर से साइन आई और साइन आर त्रिभुज में लेकर के साइन आई लेंगे और साइन आर लेंगे, तो दूरी लंब जो है लंब बटे कर्ण का इसमें सूत्र लग जाएगा। ये आपतन कोण आई लिया हुआ है, अपवर्तन कोण आर लिया हुआ है, समकोण त्रिभुज ये ले रहे हैं AB1। तो साइन आई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण ले लिया गया, तो लंब जो है हमारे पास C1t हो जाएगा और कर्ण AB1 हो जाएगा। ऐसे ही त्रिभुज जरा बदल दीजिए, त्रिभुज AQB1 मिलेंगे, तो साइन आर हो जाएगा, ये क्या होगा AQ बटे AB1 हो जाएगा। AQ का मान C2t है और AB1 ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है, स्नेल का नियम लिया जाता है। स्नेल के नियम में अपवर्तनांक का मान निकालते हैं, तो साइन आई अपॉन साइन आर होता है। दोनों मान धर देंगे तो क्या बचेगा, t से t कट जाएगा, केवल C1 बटे C2 हो जाएगा, जो कि नियतांक के बराबर होता है, और यही स्नेल का नियम है। पुनः देखिए क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में दिख रहे हैं, और यही अपवर्तन के नियम हो गए। दोनों नियम आपके मिल गए, स्नेल वाला नियम भी मिल गया और ये भी नियम हो गया। ये पहले नियम में आता है, ये दूसरे नियम में हो गया। इस प्रकार अपवर्तनों के नियमों की सफल व्याख्या किसने की थी, हाइगन के तरंग सिद्धांत ने। जहां न्यूटन की कणिका सिद्धांत में कमियां थी, वहां यहां तरंग सिद्धांत में भी कुछ कमियां हैं। तो देखते हैं क्या कमी थी, तरंग सिद्धांत की कमियां। इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती, पहली कमी थी। दूसरी कमी क्या थी, हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में ईथर माध्यम व्याप्त है, किंतु प्रयोगों द्वारा इस काल्पनिक माध्यम की पुष्टि नहीं हो पाई है आज तक। जब तरंगों का हम अध्यारोपण लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टॉपिक, ये भी देखना है आपको, आराम से इसको करना है बहुत ही संभाल करके। इसमें क्या होता है, सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मान लिया कि ये
तरंगे, 2-3 तरंगे दिखाई दे रही हैं। पहले का विस्थापन y1 है, दूसरे का y2 है, तीसरे का y3 है। तो जो परिणामी तरंग बनेगी वो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, ये जितनी भी तरंगे होती है सबको जोड़ लेती है, सबके जोड़ के योग के। लेकिन ध्यान रखना सदिश योग के बराबर होती है ये। जब तक ये सदिश योग नहीं लगाओगे तब तक इसमें कोई योग नहीं बैठेगा आपका। अब लेते हैं प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। ये प्रकाश का व्यतिकरण दिखाई दे रहा है आपको। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है समान आवृत्ति की होती है तरंगे। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है संपोषी व्यतिकरण, नंबर 2 होता है विनाशी व्यतिकरण। तो देखते हैं संपोषी और विनाशी में क्या होता है। तो पहले संपोषी व्यतिकरण की बात कर लेते हैं। तो माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं, अर्थात दोनों तरंगों के स्रंग अथवा गर्त एक साथ पड़ते हैं, तो उन बिंदुओं पर तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, अतः परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो, एक तरंग दिखाई दे रही है, एक तरंग है और ये दूसरी तरंग है, लेकिन जब दोनों का परिणामी आया तो ये तरंग ऊपर उठ गई। ऐसे यहाँ पर जो नीचे की तरफ है ये पहली तरंग है, ये दूसरी तरंग है और ये परिणामी नीचे की ओर उतर आया। तो इस प्रकार से ये तरंग जो परिणामी आयाम जो है आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आयाम जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अधिकतम आयाम दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये वाला, जबकि पहले जो ये कम कम आयाम वाली थी हमारे पास। तो यही हमारे पास संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। यानी जब ये दोनों समान कला में होते हुए एक साथ मिल जाती हैं तो इनकी तीव्रताएं बढ़ जाती हैं। अब चलते हैं विनाशी की तरफ। ये विनाशी है, यानी यहाँ विपरीत कला में मिलना होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात एक तरंग के स्रग पर दूसरे की गर्त मिलती है या तरंग के गर्त पर दूसरी तरंग की स्रंग पड़ता है, तो क्या होता है, उन बिंदुओं पर एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं, अतः उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है या शून्य होती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए ये पहली तरंग चली हुई है, ये दूसरी तरंग चली हुई है और यहाँ पे विपरीत कला में मिल गई थी, यहाँ पे परिणामी तीव्रता शून्य हो गई। फिर तरंग चली है, आगे बढ़ी है, फिर परिणामी तीव्रता यहाँ पे शून्य हो गई जाकर के, और इसी तरह से फिर परिणामी तीव्रता शून्य हो गई, इस जगह भी परिणामी तीव्रता शून्य हो गई। इस प्रकार से ये एक अलग तरंग बन करके आती है। चलिए गणितीय व्याख्या हम लोगों को करके दिखाना है इसमें। अब गणितीय व्याख्या हम करना चाहते हैं, जरा देखते हैं क्या है गणितीय व्याख्या। तो ये चित्र के अनुसार जो हमने माना था आवृत्ति वगैरह, तो आवृत्ति के अनुसार क्या है इसमें, मान लिया हमने आवृत्ति की तरंगे हैं, समान आवृत्ति की दो तरंगे ले रहे हैं हम, और माध्यम में एक ही दिशा में चमन कर रही हैं और उनके आयाम क्रमशः अलग अलग ले रखे हैं। एक का a1 है, दूसरे का a2 है। दोनों तरंगों के गणितीय समीकरण निम्नलिखित दिए हुए हैं। देखो y बराबर है a1 sin ओमेगा टी और दूसरा है y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये प्लस का फाई है, फाई कलांतर है। फाई क्या है, कलांतर है दोनों के बीच। चलिए देखते हैं परिणामी तरंग को निकालते हैं। परिणामी विस्थापन, परिणामी विस्थापन y बराबर होता है y1 प्लस y2। रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, पहले y1 का मान है a1 साइन ओमेगा टी प्लस इसमें क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। चलिए इनके सूत्र को खोल देते हैं, साइन a प्लस बी का सूत्र खोल देते हैं। मैथ वालों को तो सूत्र पता होगा, लेकिन बायो वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी, तो मैं यहाँ खोल के दिखा रहा हूँ। साइन a प्लस बी का, तो पहले साइन a होगा, साइन ओमेगा टी कॉस पाई हो जाएगा, फिर कॉस ओमेगा टी और साइन पाई हो जाएगा। ऐसा कर देने पे क्या होगा, देखिए अंदर गुणा कर दीजिए इसमें, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये आ गया a1 साइन ओमेगा टी और प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस पाई प्लस का a2 कॉस ओमेगा टी साइन पाई। चलिए इसमें अब साइन ओमेगा टी वाला जो ध्यान देखो, इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी, इसमें से कॉमन आ रहा, ले लेते हैं। साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, यहाँ से a1 बच जाएगा प्लस का a2 बच जाएगा और cos फाई बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना है a2 cos ओमेगा टी है और साइन फाई है। ये हो गया y। अब मान लेते हैं, ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास 3।
मान लेते हैं, क्या मानते हैं, देखो माना a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर r, ये समीकरण नंबर हो गई हमारे पास। r cos थीटा ले लेते हैं हम साथ में, cos थीटा हो गया, ये समीकरण नंबर हो गई आपकी 4। और दूसरा क्या इसमें बचा, a2 sin फाइव बचा इसमें, तो a2 sin फाइव, इसका मान हम r sin थीटा ले लेते हैं, ये समीकरण नंबर हो गई 5। अब इसमें मान धर देते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। तो ये आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी है, तो इसकी जगह साइन ओमेगा टी है, और क्या निकल के आया, r cos थीटा आ जाएगा इसके साथ, और प्लस इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, a2 sin फाइव की जगह r sin थीटा रखना है, तो r sin थीटा हो जाएगा और cos ओमेगा टी हो जाएगा। तो देखो ये भी फिर r कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से हमारे पास एक सूत्र बन जाएगा जो कि साइन a प्लस बी का होगा। चलो देखते हैं कैसे होता है। अब ये y बराबर r साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस r cos ओमेगा टी साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, तो y बराबर इसमें से r कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ, साइन ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी साइन थीटा बच जाएगा। तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। यह भी एक तरंग की समीकरण है, आपको दिखाई दे रही होगी, ये भी एक तरंग का समीकरण है। यह भी एक तरंग का समीकरण है, अतः परिणामी जो तरंग बनेगी वो भी एक तरंग ही होगी। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं इसका परिणामी आयाम के लिए क्या होता है। परिणामी आयाम के लिए परिणामी तरंग के लिए जो है समीकरण 4 और 5 का वर्ग करना पड़ेगा। तो समीकरण 4 और 5 का हम वर्ग करके दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं कैसे समीकरण 4 और 5 का वर्ग हो रहा है। अब समीकरण में परिणामी आयाम निकालने के लिए क्या करना है, हमें समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पड़ते हैं। यहां लिखना है हमें समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर। चलिए देखते हैं, वर्ग करते हैं जरा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस r sin थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर a1 प्लस a2 cos फाइव इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस a2 sin फाइव इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको खोलते हैं जरा। ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहां पर भी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग खोलेंगे तो a1 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 2a1 a2 cos फाइव हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा, a2 का स्क्वायर हो जाएगा, और cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा। इधर भी ध्यान से देखो तो a2 का स्क्वायर होगा, ये साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसका मान 1 होता है, और यहां से क्या बचा है, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव बच जाएगा। यहां से a2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और प्लस का साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। यहां तो r स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, और प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर के r स्क्वायर का जो मान आ गया वो a1 का स्क्वायर हो गया प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। ये परिणामी के लिए सूत्र आ गया है बच्चों, याद रखना पड़ेगा इसको, और ये सूत्र बहुत ज्यादा काम आता है ये परिणामी आयाम को निकालने के लिए। यानी r का जो मान निकालेंगे वो अंडर रूट में आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव हो जाएगा। तो इस तरह से परिणामी आयाम होना निकल जाया करेगा।
प्रथम स्थिति ले रहे हैं जब कलांतर जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी समान कला में। प्रथम स्थिति ले रहे हैं जब दोनों समान कला में हो। अर्थात क्या है, अर्थात पाई बराबर कितना हो जाए, 2n पाई हो जाए। 2n पाई में बच्चों n का मान बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, जहां n का मान 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, यानी कोई सा भी पाई हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, तो ये पाई का मान 2n पाई यानी 0 समझ के चलिए इसमें। तो r का जो मान निकल के आएगा वो अंडर रूट कितना हो जाएगा, देखते हैं जरा निकाल करके। ये हो जाएगा आपका a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 0। cos 0 का मान एक होता है, तो ये a1 स्क्वायर हो गया और a2 स्क्वायर हो गया और 2a1 a2 और cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन गया, यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये अंडर रूट अपनी जगह लगा हुआ ही है, तो ये अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, यानी a1 प्लस a2 के बराबर हो जाएगा। यानी परिणामी तीव्रता जो है वो दोनों की तीव्रताओं के योगफल के बराबर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, एक और चीज इसमें आती है, परंतु तीव्रता I जो है ये समानुपाती R की होती है, आर स्क्वायर की होती है बच्चों, ध्यान रखना। तो I का जो सूत्र आ जाएगा वास्तव में ये I बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका I1 हो जाएगा प्लस का I2 हो जाएगा और प्लस का 2I1 I2, लेकिन अंडर रूट में रहेगा ये, और साथ में cos पाई रहेगा। तो cos पाई का मान आपका 0 आ चुका है, तो cos पाई 0 यानी 1 हो चुका है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, cos पाई भी लिख दे रहा हूं मैं। इसका मान जब हम 0 लेंगे तो I बराबर कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। cos 0 का मान 1 हो गया, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि I का मान जो है वो किससे बड़ा होगा, I1 प्लस I2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये इसमें विशेष बात रहेगी, ध्यान रखना, इसमें तीव्रता अधिक होगी, उन दोनों के योगफल से भी अधिक होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय स्थिति, जब विपरीत कला में हो। विपरीत कला का मतलब आप लोग जानते हो क्या होगा इस वक्त, अर्थात फाई का मान जो है वो कितना हो जाए, यानी फाई बराबर हो जाएगा 2n-1 पाई, जहां n का मान जो है आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, जो भी इस तरह के मान होंगे, यानी कि ये विषम पाई हो जाएगा। तो r का देखो परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, ये अंडर रूट हो जाएगा, ये पाई मान के चलेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos पाई आ जाएगा मान। cos पाई का मान 1 माइनस का होता है, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1। -1 की वजह से ये माइनस यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल कितना, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस 2a1 a2। चलिए अब इसमें क्या होगा आगे जा करके, ये आपका जो परिणामी आयाम होगा ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और a1 माइनस a2 ये जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, यानी इन दोनों के अंतर के बराबर होगा, यानी परिणामी तीव्रता दोनों के आयामों के जो अंतर के बराबर होगा। इस केस में क्या होगा, देखो आई का क्या होगा, आई मैंने बताया था कि आई समानुपाती आर स्क्वायर के हैं, तो आई का जो मान हो जाएगा वो I1 प्लस I2 और माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 कॉस पाई हट के ये -1 आपका आ चुका है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि I का मान जो है वो छोटा होगा किससे, I1 प्लस I2 से, यानी कम तीव्रता होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसका विवरण ले सकते हैं। अब कलांतर तथा पथांतर में संबंध से ले रहे हैं, तो ये सूत्र होता है डेल्टा फाई बराबर
2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। तो डेल्टा एक्स का मान जब हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा पाई। अब ये कला जो समान कला थी, समान कला का मतलब क्या था, डेल्टा फाई का मान था 2n पाई, ये हमने अभी लेकर के दिखाया था। समान कला के लिए डेल्टा फाई का जो मान पीछे बताया था मैंने, ये 2n पाई था, तो रख देते हैं इसके अंदर। तो डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये n लैम्डा हो जाएगा। यानी जो है डेल्टा एक्स क्या चीज था, पथांतर था। तो पथांतर को हम डेल्टा एक्स को ऐसा लिख सकते हैं 2n इंटू लैम्डा बाई 2, यानी कि ये सम गुणक होगा, लैम्डा बाई 2 का सम गुणक हो जाएगा। अतः लैम्डा बाई 2 के सम गुणक होने पर तीव्रता अधिकतम होगी। अब चलते हैं विपरीत कला वाले में भी देख लेते हैं जरा क्या कुछ हुआ था इसमें। सूत्र वही लेंगे हम, डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यानी कलांतर बराबर 2 पाई/लैम्डा इंटू पथांतर। तो पथांतर निकालना है हमें, पथांतर कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर डेल्टा फाई हो जाएगा। चलिए डेल्टा फाई विपरीत कला के लिए क्या था, हमने पीछे बताया ही था आपको, कितना था ये 2n-1 और पाई था। तो चलिए इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2n-1 और पाई, पाई से पाई कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2n-1 और लैम्डा बाई 2। तो न्यूनतम तीव्रता के लिए, अतः लैम्डा बाई 2 के विषम गुणक होने पर, ये विषम गुणक होने पर तीव्रता न्यूनतम होगी, तीव्रता न्यूनतम होगी। ये प्रतिबंध भी आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, इन प्रतिबंध के बिना काम नहीं चलने का। इससे जो है बहुत कुछ प्रश्नों को हल होगा। आगे जो है फ्रिंजें आएंगी, फ्रिंजों में आप लोगों को इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो ध्यान रखना, ये लैम्डा बाई 2 का सम गुणक है, यानी कि ये, और ये विषम गुणक है, मतलब ये 2n इंटू लैम्डा बाई 2 है, इसको याद रखना है आपको। और ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, यानी विषम गुणक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, विपरीत कला में क्या हो रहा है और समान कला में क्या हो रहा है। मतलब तीव्रता अधिकतम के लिए क्या होगा, तीव्रता न्यूनतम के लिए क्या कंडीशंस हमारी लागू होंगी। अब प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। प्रकाश का व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें देख लीजिए क्या क्या है ये। नंबर 1, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए, पहली शर्त है इसकी। दूसरी शर्त है दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। तीसरी शर्त क्या है, दोनों तरंगों की एक ही दिशा में गमन करना चाहिए, यानी दोनों तरंगे एक ही दिशा में चलनी चाहिए। नंबर 4 है दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, यानी दोनों स्रोत बहुत पास पास होने चाहिए। नंबर 5 क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। नंबर 6, तरंगों का कलांतर नियत होना चाहिए, ये बदलना नहीं चाहिए। नंबर 7 जो है, प्रकाश स्रोत एक वर्णी होना चाहिए, मतलब एक रंग का उत्पन्न करना चाहिए प्रकाश। नंबर 8, यदि प्रकाश तरंगें ध्रुवित हों तो उनके ध्रुवण तल समान होने चाहिए। ये आपकी 8 कंडीशन है, 8 शर्तें हैं। 8 शर्तों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये हमारे पास विवर्तन क्या होता है, ऋजु कोर द्वारा प्रकाश का विवर्तन। ये ऋजु कोर यानी कि तीक्ष्ण कोर है, ये आपको दिखाई दे रही है AB। तो इससे कैसे ये प्रकाश स्रोत यहां से जा रहा है आपका दिखाई दे रहा है, जो सीधा निकल जाता है और यहाँ पे प्रकाश पड़ जाता है और यहाँ पे उसकी छाया बननी चालू हो जाती है। लेकिन इसकी कुछ छाया जो है प्रकाश यानी छाया के अंदर आती है, यानी कि इसकी जो प्रकाश है, कुछ प्रकाश वो छाया के अंदर आ जाता है, यानी छाया ज्यामिति इसमें आ जाती है। इसी को हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ है। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं, जिससे कि लेसन ये थोड़ा लंबा हो गया, टाइम हमारा थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए जो है मैं इसको रोक रहा हूं। और यहाँ नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और कम से कम मेरे वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और इसी के साथ मैं ये वीडियो अगले वीडियो में मिलता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।